अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने आज मंगल को तमिलनाडु के अजला मायलादुथुराई और चेन्नई में वसी छापे मारे। ऑपरेशन सुबह 3:30 बजे शुरू हुआ और 20 मुकामात को निशाना बनाया गया। 15 मुकामात मायलादुथुराई में और 5 चेन्नई में हैं, जिनमें केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु की टीमें हिस्सा लिए हैं। तमिलनाडु पुलिस भी छापों में मदद कर रही थी। इजराइल के मुताबिक छापे कालादम इस्लामी बुनियाद परस्त तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से वाबस्ता इलाकों पर मरकूज थी। NIA ने इससे कबल तमिलनाडु में भी इसी तरह की कार्रवाइयां अंजाम दी, जिसमें थांजावर, तिरुचि, कोयम्बतूर, मदुरई और दीगर जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया। ये छापे बुनियादी तौर पर कालादम PFI के साबिक मेंबरान पर मरकूज थी। उत्तराखंड के अहदेदारों ने बताया कि देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट ने आज मंगल को 38वें कौमी खेलों की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की देहरादून आमद से कबल स्कूलों और आंगनवाड़ियों में तातील का ऐलान कर दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के मुतालिका दफ़ात के जरिए हासिल करदा इख्तियारात के तहत आफात में तखफीफ के पेश नज़र यह हुक्म दिया जाता है कि ज़िले के तमाम तालीमी इदारों के लिए आज 28 जनवरी को एक दिन की तातील का ऐलान किया गया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर और देहरादून के डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि यह हुक्म तमाम तालीमी इदारों और आंगनवाड़ी मराकिज़ पर लागू हो। मुताबिक सरकारी नोटिसें भेजी गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आइंदा माह फरवरी में अमेरिका का दौरा कर सकते हैं। ये इत्तला खुद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दी है। उन्होंने पोस्ट किया कि PM मोदी फरवरी में व्हाइट हाउस का दौरा कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैंने आज हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ तवील बातचीत की। वो अगले माह गालिबन फरवरी में व्हाइट हाउस आ रहे हैं। भारत के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। वाज़ेह कि इससे पहले PM मोदी ने 7 नवंबर को सदारती इंतखाब जीतने के फ़ौरन बाद ट्रंप से बात की थी। बातचीत के दौरान ट्रंप ने PM मोदी की तारीफ़ करते हुए इन्हें एक शानदार शख्स करार दिया और कहा कि पूरी दुनिया इनसे प्यार करती है। नाज़रीन, ट्रंप के ख़यालात पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी ट्रंप से इत्तेफाक करते हैं? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। आज मंगल की रात यानी 27 और 28 जनवरी की दरमियानी रात जम्मू कश्मीर शहर में हज़रत बल के मज़ार पर सैकड़ों अक़ीदतमंद जमा हुए ताकि मेराजुल आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान पर मेराज की रात मनाने के लिए रात भर दुआएं मांगी गई। वादी के मुख्तलिफ हिस्सों से आए अक़ीदतमंदों ने शदीद सर्दी का मुकाबला किया और वादी के मुक़द्दस तरीन मुसलमानों के मज़ार हज़रत बल के मज़ार पर जमा हुए, जिसमें मुक़द्दस आसार मुबारक भी मौजूद हैं। अनंतनाग, शोपियान, कोलगाम, पुलवामा, बडगाम, श्रीनगर, गंदरबल, बांडीपुरा, कपवाड़ा और बारामूला अजला से श्रीनगर आने वाले तमाम ज़राए नकल व हमल बशमुल बसों, टैक्सियों, प्राइवेट कारों और यहाँ तक के लोड कैरियर भी इस्तेमाल किए गए। इज़्ज़तमंद शब मेराज के मौके पर दुरूद के नारे लगाते हुए माफ़ी और तौबा की दुआओं में मशगूल रहे। बाबरी मस्जिद शहादत की कलीदी मुलजिमीन में शामिल साध्वी रितंबरा को, जो इस मामले में जेल भी जा चुकी है, इनको इनकी समाजी खिदमात के लिए इस साल पद्म भूषण अवार्ड के लिए मुंतखब किए जाने पर मोदी हुकूमत को तनकीदों का सामना है। सीनियर सहाफ़ी हितोष सिंह बाल ने इसे अवार्ड की कदर व मंजिलत के साथ खिलवाड़ करार दिया तो मारूफ समाजी कारकुन अपूर्वा आनंद ने साध्वी के साथ पद्म भूषण अवार्ड के लिए मुंतखब होने वाले दीगर अफराद को अवार्ड तकसीम करने के फैसले पर नज़रसानी की सलाह दी। साध्वी रितंबरा को पद्म भूषण देने का हुकूमत का फैसला इस पर लगे इस इल्ज़ाम की तौसीक़ करता है कि वह ऐसे अफराद को नवाजती है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते और इस्लाम मुखालिफ नज़रियात को फ़रोग़ देते हैं। साध्वी रितंबरा, जो VHP की ख़वातीन इकाई दुर्गा वाहिनी की बानी चेयरपर्सन हैं, न सिर्फ यह बाबरी मस्जिद शहादत केस की मुलजिम है, बल्कि वो अपनी नफरत अंगेज़ तकारीर और मुसलमानों की नस्ल कुशी की वकालत करने जानी जाती है। मुल्क के दूसरे सबसे बड़े शहरी एजाज़ के लिए इन्हें मुंतखब किए जाने पर प्रोफेसर अपूर्वा आनंद ने कहा है कि ऐसे वक्त में ये कोई हैरत अंगेज़ बात नहीं है जब लोगों को तरक्की और ओहदा इनकी नफरत अंगेज़ी की बुनियाद पर मिल रहा है और ऐसे लोग वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला तक के ओहदे पर फायज हो रहे हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी की इख्तियार वाली रियासत उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड नाफिज कर दिया गया। आज़ाद हिंदुस्तान में ऐसा करने वाली वो पहली रियासत बन गई। यूनिफॉर्म सिविल कोड का निफाज कबाइलियों को छोड़कर उत्तराखंड के तमाम शहरियों पर होगा। इसमें वो लोग भी शामिल हैं जो उत्तराखंड के हैं मगर बैरून रियासत में मुकीम हैं। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मुनक़िदा एक तकरीब में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज का ऐलान किया और इसे अपने इंतखाबी वादे की तकमील करार दिया। उन्होंने एक तरफा तय ये किया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद किसी मजहब या समाज के किसी तबके को निशाना बनाना नहीं है, जैसा कि समझा जा रहा है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज से तलाक़ सलासा, हलाला,
इद्दत और कसरत अज़वाज जैसी समाजी बुराइयों पर रोक लगेगी। इनके इस बयान को बराह रास्त मुसलमानों को निशाना बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। माहिरीन ने मुतनबा किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से हिंदू भी मुतासिर हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। उत्तराखंड में नाफिज किए गए यकसान सिविल कोड के तहत शादी, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन लाजमी होगा। वक्फ तरमीम बिल पर गौर ख़ौस के लिए तश्कील दी गई पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी ने भारतीय जनता पार्टी और इसके इत्तेहादियों की 14 तरामीम को मंजूरी दे दी, जबकि अपोजिशन के जरिए पेश 44 तजावीज़ में से हर एक को मुस्तरद कर दिया गया। वक्फ तरमीम बिल पर इत्तफाक राय कायम करने के नाम पर तश्कील दी गई पार्लियामेंट की कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर कमेटी में अपोजिशन की आरा को नज़रअंदाज करने, इन्हें मौका न देने और आमिराना तर्ज अमल इख्तियार करने, मनमानी करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। इसी तरह तरमीम के हवाले से मुल्क के करोड़ों मुसलमानों और मिली तंजीमों के जरिए शदीद मुखालिफत को भी काबिल एतमाद नहीं समझा गया। इल्ज़ाम है कि बजाय कमेटी ने इन्हें तरामीम को अहमियत दी जिसको हुकूमत लाना चाहती थी। कमेटी में मौजूद समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट मुहिबुल्लाह नदवी ने इसको मुल्क व अक़लियती बरादरी के साथ भद्दा मजाक करार दिया। अपोजिशन के मेंबरान ने भारतीय जनता पार्टी और इसके इत्तेहादियों के जरिए पेश तरामीम को वक्फ इमलाक की लूट खसोट की राह हमवार करने का जरिया करार देते हुए कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल के आमिराना रवैये की शदीद तनकीद की। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि वक्फ तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी के जरिए हुकूमत का यह मकसद है कि हिंदुत्व के नज़रियात को वक्फ बोर्ड्स पर मुसल्लत किया जाए। इसकी तमाम अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट मजम्मत करते हैं। अगर यह बिल कानून बनता है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत तस्वुर की जाएगी और इसके जरिए मुल्क में तकसीरियत और इत्तेहाद की ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश समझा जाएगा। हुक्मरान जमात और इत्तेहादी जमातों ने पार्लिमानी निज़ाम को मजाक बना दिया है। इनकी इस हरकत को दस्तूर की दफ़ा 26 पर हमला समझा जाएगा। हालांकि वक्फ तरमीम बिल को न सिर्फ मुल्क भर के मुसलमानों ने बल्कि हर इंसाफ पसंद शहरी ने मुस्तरद कर दिया है। असदुद्दीन अवैसी ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की जानिब से हुक्मरान जमात के अरकान की अक्सरियत के साथ वक्फ तरमीमी बिल को एक तरफा तौर पर मंजूर करने के बाद अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। ओवैसी ने कहा कि इस्लामी क़वानीन के मुताबिक वक्फ एक इबादत है, यह जिस्मानी इबादत नहीं है, लेकिन हुकूमत इन तरामीमात को मुतारिफ करके हमें इबादत से रोकने की कोशिश कर रही है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हैरत की बात यह है कि चंद्राबाबू नायडू और नीतीश कुमार और दीगर इत्तेहादी जमातों को किसी न किसी दिन अवाम से रुजू होना होगा। अभी तो ये लोग सियासी हनीमून मना रहे हैं। हमारे मुल्क ने कई सियासी हनीमून देखे हैं, इसके अलावा कई सियासी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण भी देखे हैं। हैरत की बात यह है कि इत्तेहादी जमातों ने इस बिल की तायीद कर दी है और हम तमाम अपोजिशन जमातों के अरकान आज जॉइंट वर्किंग कमेटी के इजलास में जो वाक़ात पेश आए इसकी मजम्मत करते हैं और इसको मुस्तरद करते हैं। रियासत मध्य प्रदेश में जय बापू जय भीम और जय संविधान रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस और बीजेपी के लिए गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कहा कि उन्होंने मुल्क की आज़ादी में कोई रोल अदा नहीं किया। इसके साथ ही कांग्रेस सदर ने इलाहाबाद में जारी महाकुंभ में बीजेपी लीडरों में डुबकी लगाने के लिए मुकाबला आरई का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि उस वक्त तक डुबकी लगाते रहते हैं जब तक कि अच्छी तस्वीर नहीं आ जाती। इसे मजहब के नाम पर गरीबों का इस्तेसाल करार देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी के झूठे वादों के झांसे में ना आए। क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म हो जाएगी? क्या इससे आपका पेट भर जाएगा? उन्होंने कहा कि मैं किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाना चाहता। अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूँ, मगर मुझे बताओ कि जब बच्चे भूख से मर रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, मजदूरों को इनका हक नहीं मिल रहा है, ये लोग हज़ारों रुपए गंगा में डुबकी लगाने पर सर्फ कर रहे हैं, क्या ये सही है? वादरे के पीर को अमित शाह गंगा में डुबकी लगाई जो अपने खानदान के साथ महाकुंभ पहुंचे थे। रियासत उत्तराखंड में यकसान सिविल कोड के निफाज को शहरियों की मजहबी आज़ादी पर रोक लगाना करार देते हुए जमात उल हिंद ने सदर मौलाना अरशद मदनी की हिदायत पर नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों अदालतों में इसको एक साथ चैलेंज करने का फैसला किया। जमात उल हिंद के वकला उत्तराखंड यूसीसी का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं, जिन्होंने इसको शदीद इम्तियाज़ और तासुब पर मबनी करार देते हुए कानून साजी के लिए रियासत की अहलियत पर सवाल उठाए। मौलाना अरशद मदनी ने उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि हमें कोई ऐसा कानून मंजूर नहीं जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज़ से समझौता कर सकता है, अपनी शरीयत और मजहब से हरगिज़ नहीं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में यकसान सिविल कोड से दर्ज फहरिस्त कबाइल को हिंदुस्तान के आइन की दफ़ा 366 के बाब 25 की ज़िली दफ़ा 342 के तहत मुस्तस्ना करते हुए ये दलील दी गई कि आइन की दफ़ा 21 के तहत इनके हुकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस आइन की बिना पर कबाइल को इस्तिस्ना मिल सकता है तो आइन की दफ़ा 26 और 25 के तहत मुसलमानों को मजहबी आज़ादी क्यों नहीं दी जा सकती, जिनमें शहरियों के बुनियादी हुकूक़ को तस्लीम करते हुए मजहबी आज़ादी की ज़मानत दी गई।
موجودہ سرکار کے دور میں اور کسی چیز کی ترقی ہوئی یا نہیں، لیکن فرقہ وارانہ فسادات میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ سینٹر فار اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ سیکولرزم کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق 2024 میں ہندوستان بھر میں 59 فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، جو 2023 کے مقابلے 84% زیادہ ہے۔ 2023 میں ایسے 32 واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ ڈیٹیل آف کمیونل رائٹس ڈیمولیشن ان انڈیا ان 2024 نامی رپورٹ انسانی حقوق کے کارکن عرفان انجینئر نیہا دھابڈے اور متھلا راوت نے تیار کی۔ ان کی رپورٹ 5 اخبارات دی ہندو، ٹائمز آف انڈیا، دی انڈین ایکسپریس، دی انقلاب اور صحافت کی رپورٹس پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزارت داخلہ اور نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات کے جامع ریکارڈ رکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے ڈیٹا کو باقاعدگی سے شائع کرنا بند کر دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق مہاراشٹر میں سب سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، کل 59 میں سے 12۔ اس کے بعد اتر پردیش اور بہار کا نمبر آیا، جہاں 7 فسادات ہوئے۔ ان فسادات میں 13 افراد مارے گئے، جن میں سے 10 مسلمان اور 3 ہندو تھے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ 2024 میں ہندوستان میں فرقہ وارانہ فسادات کی تعداد میں اضافہ جزوی طور پر اپریل میں 2024 میں ہوئے عام انتخابات کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔ رپورٹ میں اس بات پر بھی روشنی ڈالی گئی کہ زیادہ تر فرقہ وارانہ فسادات 59 میں سے 26 مذہبی تہواروں یا جلوسوں کے دوران ہوئے، جن میں سے 4 جنوری 2024 میں ایودھیا میں رام مندر کی پران پرتشٹھا کے موقع پر ہوئے۔ 7 فسادات سرسوتی پوجا مورتی وسرجن کے دوران ہوئے، 4 گنیش اتسو کے دوران اور 2 عید الاضحیٰ کے دوران ہوئے۔ یہ ڈیٹا اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح مذہبی تہواروں کو فرقہ وارانہ کشیدگی اور سیاسی محرک کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کہا کہ ملک میں دستور بچانے والوں اور دستور بدلنے والوں کے درمیان لڑائی ہے اور عوام کو دستور بچاؤ مہم میں شامل ہو کر مخالف طاقتوں کو شکست دینی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی مدھیہ پردیش کے بھوپال میں جے باپو جے بھیم اور جے سنویدھان کے تحت کانگریس پارٹی کی جانب سے منعقدہ ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔ صدر کانگریس ملکاردن کھڑگے اور لوک سبھا میں قائد اپوزیشن راہل نے ریلی سے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ریاستی وزراء کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے نریندر مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد سے نریندر مودی دستور میں تبدیلی کی بار بار کوشش کر رہے ہیں۔ راہل دستور میں تبدیلی کو روکنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر نریندر مودی کی طاقت میں اضافہ ہوگا تو دستور میں تبدیلی کا راستہ ہموار ہوگا۔ چیف منسٹر نے تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح محمود غزنوی نے ہندوستان کو لوٹنے اور اس پر قبضہ کرنے کی بار بار کوشش کی تھی، اسی طرح نریندر مودی بھی دستور میں تبدیلی اور پسماندہ طبقات کے تحفظات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن محمود غزنوی کی طرح نریندر مودی کو بھی کامیابی نہیں ملے گی۔ تلنگانہ آرٹیسی ملازمین کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے حکومت کو ہڑتال کی نوٹس دی ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ہے کہ اگر 9 فروری تک ان کے دیرینہ مطالبات کی یکسوئی نہیں کی گئی تو 9 فروری سے ہڑتال کا آغاز ہوگا۔ اے کی زیر قیادت آرٹیسی کی مختلف یونینوں سے یہ نوٹس دی گئی، جس میں حکومت کے تحقنات پر عمل آوری کی مانگ کی گئی۔ آرٹیسی کو حکومت میں ضم کرنے، 2 PRC پر عمل آوری، PF اور دیگر بینیفٹ کے تحت 2700 کروڑ کی اجرائی جیسے اہم مطالبات شامل ہیں۔ جے قائدین کا کہنا ہے کہ کانگریس نے انتخابی منشور میں آرٹیسی ملازمین میں جو وعدے کیے تھے ان پر عمل نہیں کیا گیا۔ الیکٹرک بسوں کی خریدی اور انہیں چلانے کی ذمہ داری خانگی کمپنیوں کے حوالے کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اپنے طور پر الیکٹرک بسیں خریدنی چاہیے۔ گوشا محل سے BJP MLA ملون راجا سنگھ نے ایک بار پھر اشتعال انگیز بیان دیا ہے۔ انہوں نے حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی کے بھائی اور مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کو ان کے 15 منٹ کے بیان کے انداز میں جواب دیا۔ ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ملون راجا سنگھ نے پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ اور ناگا سادھوؤں کے حوالے سے ایک بیان دیا۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کا ملون رکن اسمبلی راجا سنگھ نے کہا کہ تم لوگ ہمیں کیا کہتے ہو کہ 15 منٹ دے دو، پولیس کو ہٹا دو، 100 کروڑ ہندوؤں کو ختم کر دیں گے۔ بولنے والے آج اتر پردیش میں مہاکمبھ ہو رہا ہے، وہاں جا کر کروڑوں ہندو گنگا میں اسنان کر رہے ہیں۔ انہوں نے ناگا سادھوؤں کا ذکر کرتے ہوئے اتر پردیش اور حیدرآباد کے مسلمانوں کو دھمکی دی۔ راجا سنگھ نے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر شیئر کی۔ اس ویڈیو میں قابل اعتراض الفاظ استعمال کیے گئے، جن کا احاطہ صحافتی اقدار کے منافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ناگا سادھوؤں کی تاریخ یہ کہے کہ وہ کبھی بھی عوام میں نہیں آتے، وہ صرف کمبھ کے دوران آتے ہیں۔ اگر آپ ان کی تاریخ کو دیکھیں تو سناتن پر جب بھی کوئی بحران آیا، انہی ناگا سادھوؤں نے تلوار اٹھائی ہے۔ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے کمار کی جانب سے انقلابی شاعر غدر کے خلاف دیے گئے بیان سے ایک نیا تنازع پیدا ہو گیا۔ بنڈی سنجے کمار نے آنجہانی غدر کو پدما ایوارڈ نہ دینے سے متعلق مرکزی حکومت کے فیصلے کی تائید کرتے ہوئے غدر کے نظریات کو نشانہ بنایا۔ ریاستی حکومت میں پدما ایوارڈ کے لیے غدر کے نام کی سفارش کی تھی، لیکن مرکز نے قبول نہیں کیا۔
बंडी संजय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि वो ऐसे लोगों का नाम पेश करती जो पद्मा अवार्ड्स के मुस्तहिक हों। उन्होंने कहा कि गदर को पद्मा अवार्ड की मुखालिफत की और कहा कि गदर के नज़रियात से हर कोई वाकिफ़ है। बीजेपी कारकुनों के कत्ल के लिए वो जिम्मेदार थे, लिहाजा इन्हें पद्मा अवार्ड्स हरगिज़ नहीं दिया जाएगा। बीजेपी कारकुनों की हलाकत पर गदर ने गीत गाए थे। बंडी संजय कुमार ने कहा कि नक्सलाइट्स के हाथों मुलाजमीन पुलिस की हलाकतों के लिए गदर जिम्मेदार थे। वो नक्सलाइट्स के नज़रियात के हामिल और साबिक नक्सलाइट थे। बंडी संजय के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी और गदर के हामियों ने 21 अगस्त 2023 को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का मकतूब वायरल कर दिया। गदर के देहांत पर नरेंद्र मोदी ने इनकी अहलिया जी विमला गदर को ताज़ियती पैगाम रवाना किया था। नरेंद्र मोदी ने गदर के देहांत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा था कि गदर की नज़में और नगमे समाज के कमज़ोर और महरूम तबक़ात के मसाइल को उजागर करते हैं। गदर ने अवाम को अपने गीतों से नया हौसला दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तेलंगाना की तरक्की और तेलंगाना तहजीब के फ़रोग़ के सिलसिले में गदर की खिदमत को सराहा था। तेलंगाना के वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने रैतु भरोसा स्कीम के तहत आज रियासत के 32 अजला के 563 मंडलों से ताल्लुक़ रखने वाले 4,41,911 किसानों के बैंक अकाउंट में 569 करोड़ रुपए की रकम जमा कर दी। इस मौके पर वज़ीर ज़राअत ने कहा कि किसानों को काश्त के लिए हुकूमत ने माली इमदाद फराहम करने के लिए रैतु भरोसा स्कीम के नाम पर सालाना फ़ी एकड़ 12,000 रुपये तकसीम करने का फैसला किया है। इस स्कीम के तहत जारिया सीज़न में हर एक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपये की रकम फ़ी एकड़ जमा की जा रही है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादे को पूरा करने के लिए कांग्रेस हुकूमत ने ये स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत हैदराबाद को छोड़कर रियासत के 32 अजला के किसानों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। सागर में कल रात आतिशबाजी के दौरान 2 कश्तियों में आग लगने के वाक़े के बाद शहर हैदराबाद का एक नौजवान लापता हो गया। इस नौजवान की शिनाख्त अजय के तौर पर की गई है, जो नागारम का रहने वाला बताया गया। ज़राए के मुताबिक कल रात के वाक़े के बाद 2 अफराद झुलस गए, जबकि नौजवान हुनूज लापता है। वो टैंकमेंट के पास मौजूद था और इसने अपनी मां से रात 8:30 बजे फ़ोन पर बात करके इत्तला दी थी कि वो रात 12 बजे तक वापस हो जाएगा। अपने दोस्तों के साथ आया हुआ था। अरकान ख़ानदान को जब कश्ती वाक़े का इल्म हुआ और इनका बेटा घर वापस नहीं लौटा तो वह रात 2 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे, क्योंकि इनके बेटे का फ़ोन भी बंद था। माहिर गोताखोरों, लेक पुलिस, DRF और NDRF के दोस्तों की मदद से लापता नौजवान की तलाश जारी है। वाक़े के ज़्यादा 36 घंटे के बाद भी इसका पता नहीं चला। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक अजय के साथ आने वाले दोस्त महफूज रहे। गोशा महल स्टेडियम में दवाखाने उस्मानिया की नई इमारत की तामीर के इक़दाम में तेज़ी के दरमियान कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद की हिदायत पर पीर को स्टेडियम में रखी हुई नाकाबिल इस्तेमाल ज़ब्तशुदा स्क्रैप की गाड़ियों की हर्राज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस CAR हेडक्वार्टर्स रक्षिता कृष्णा मूर्ति IPS ने बताया कि पीर को कमिश्नर पुलिस की निगरानी में यह हर्राज किया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र रियासतों के तकरीबन 150 बोली दहिंदकान ने हिस्सा लिया। इस अमल के दौरान जुमला 537 स्क्रैप की गाड़ियों का हर्राज किया गया, जिनमें 355 2 व्हीलर्स, 7 3 व्हीलर्स, 102 4 व्हीलर्स और 10 हैवी व्हीकल शामिल हैं। तकरीबन 5 टन लोहे के स्क्रैप का 1,10,000 रुपये में हर्राज किया गया। ये रकम सरकारी खजाने में जमा करवा दी जाएगी। शहर हैदराबाद के तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद वाक़े बाग़ आमा के मुलाजमीन को ताहाल माह दिसंबर की तनख्वाह उसूल नहीं हुई है। ये दोनों मसाजिद महकमा अक़लियती बहबूद के ज़ेर इंतज़ाम आते हैं और तमाम मुलाजमीन आर्जी हैं, जिनका मुशायरा माहाना 15 से 22 हज़ार रुपये है। इन मुलाजमीन में ख़तीब हजरात भी शामिल हैं। इतने हक़ीर मुशायरे पर काम करने वाले मुलाजमीन ने हुकूमत से अपील की है कि इन्हें फ़ौरी अदायगी की जाए, क्योंकि इन्हें नागुफ्ता हालत का सामना करना पड़ा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माह जनवरी का इख्तिताम हो रहा है और अभी तक माह दिसंबर की तनख्वाह इनके अकाउंट में नहीं पहुंची है। ऐसे में महकमा अक़लियती बहबूद और वक्फ़ बोर्ड सवालों के घेरे में आता है। दोनों शहर की बड़ी मसाजिद के मुलाजमीन शब मेराज के मौके पर भी काफ़ी नागुफ्ता हालात का सामना कर रहे थे। हालांकि मुलाजमीन की जानिब से कई एक मरतबा महकमा अक़लियती बहबूद और सुपरिटेंडेंट ऑफ मक्का मस्जिद को इस बात की इत्तला दी गई, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। जिन्हें माहाना अपनी मेहनत करने के बावजूद भी तनख्वाह हासिल नहीं हो रही है, इनके दिल से पूछिए कि क्या हाल हो रहा होगा। इनके भी घर वाले हैं, मासूम बच्चे हैं और तालीम हासिल करने वाले हैं। हुकूमत की जानिब से कई एक जगह हज़ारों करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ मेहनत करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाह अदा नहीं की जा रही है। नाज़रीन, सब पर आपकी क्या राय है, कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा।